कभी ऐसे हुआ है कि किसी एआई असिस्टेंट से कोई मुश्किल सा कई स्टेप्स वाला काम करने को कहा हो और फिर बस ये देखा हो कि वो बेचारा कैसे उलझ गया, गोल गोल घूमने लगा और आखिर में बस फेल हो गया। ये बड़ी आम सी निराशा है ना। सच तो यह है कि आजकल के जो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं उनकी भी मेमोरी, उनकी याददाश्त कह सकते हैं कि बड़ी नाजुक होती है। बिल्कुल। या तो वो इतनी सारी फालतू की जानकारी में, मतलब अप्रासंगिक डिटेल्स में डूब जाते हैं कि काम की चीज मिलती नहीं। या फिर वो इतनी जल्दी जल्दी समराइज करते हैं चीजों को छोटा करने के चक्कर में कि वो जरूरी सुराग ही भूल जाते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पहेली सुलझानी हो और आपको या तो 1000 पन्नों की रॉ अनएडिटेड ट्रांसक्रिप्ट दे दी जाए या फिर बस एक धुंधला सा स्टिकी नोट जिस पर कुछ समझ ही ना आए। सही बात है, दोनों ही सूरतों में पहेली तो नहीं सुलझेगी। प्रॉब्लम जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, एआई की मेमोरी की ये दिक्कतें, मतलब जानकारी के ढेर में जरूरी चीज खो देना या जरूरी बातों को ही भूल जाना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई अपनी मेमोरी को खुद मैनेज कर सके, ठीक वैसे जैसे हम इंसान करते हैं। क्या हो अगर वो ये सीख ले कि भाई क्या याद रखना है, किस चीज का सिर्फ निचोड़ काफी है और क्या है जिसे पूरी तरह भुला देना ही बेहतर है। बिल्कुल, और यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जो हमें आज की चर्चा के सेंटर में लाता है। एक नया एआई एजेंट है जिसका नाम है एजेंट फोल्ड। ये टोंगजी लैब, जो अलीबाबा ग्रुप का हिस्सा है, उनके एक बिल्कुल ताज़ा रिसर्च पेपर पर आधारित है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक और बड़ा भारी भरकम मॉडल नहीं है। नहीं, ये एक स्मार्ट मॉडल है और इसकी प्रेरणा सीधे हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके से ली गई है। अच्छा, तो आज हम इसी रिसर्च पेपर की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि एजेंट फोल्ड आखिर काम कैसे करता है, ये सिर्फ एक और मॉडल से ज़्यादा क्यों है और एआई की दुनिया में इसे इतना बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है। चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, समस्या की जड़ को रिसर्चर्स कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन। कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन, इसे समझने के लिए एआई का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है उसे आप उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या कह लीजिए वर्किंग मेमोरी की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, मतलब वो जगह जहां एआई वो सारी जानकारी रखता है जिस पर वो अभी फिलहाल काम कर रहा है। एग्जैक्टली। अब ज्यादातर जो मौजूदा एआई एजेंट्स हैं वो एक काफी पॉपुलर तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे रिएक्ट फ्रेमवर्क कहते हैं। रिएक्ट की दिक्कत क्या है कि वो हर एक सोच, हर एक्शन जो एजेंट ले रहा है और हर ऑब्जर्वेशन जो वो कर रहा है, इन सब को बस मेमोरी में डालता जाता है, जोड़ता चला जाता है। मतलब कोई छंटाई नहीं, बस डालते जाओ। हाँ, ज्यादातर बिना किसी खास छटाई के। और नतीजा, कुछ ही दर्जन स्टेप्स के बाद वो मेमोरी एक भीड़ भाड़ वाली, शोरगुल वाली जगह बन जाती है। बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है। सोचिए, एक कमरा है जिसमें आप बस सामान भरते जा रहे हैं बिना कुछ बाहर निकाले। कुछ टाइम बाद आपको वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी जरूरत है। और फिर एआई सारे कबाड़ के बीच जरूरी जानकारी ढूंढ ही नहीं पाता, उसका ध्यान भटक जाता है और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी लंबी मीटिंग में इतने नोट्स ले लेते हैं कि बाद में पता ही नहीं चलता कि सबसे जरूरी बात कौन सी थी। एकदम सही मिसाल दी आपने। और इसका जो दूसरा तरीका अपनाया जाता है, यानी हर स्टेप पर सब कुछ बहुत एग्रेसिव तरीके से समराइज कर देना, वो भी उतना ही बुरा साबित हो सकता है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे हर हिसाब लगाने के बाद अपना पूरा व्हाइट बोर्ड पोंछ देना और उम्मीद करना कि जरूरी चीजें याद रह गई होंगी। अक्सर ऐसा होता नहीं है, जरूरी बारीकियां तो खोई जाती हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एजेंट फोल्ड आता है और पूरी गेम बदल देता है। ये अपनी मेमोरी को एक पैसिव लॉग फाइल की तरह नहीं देखता कि बस भरते जाओ, बल्कि ये इसे एक डायनामिक कॉग्निटिव वर्कस्पेस की तरह मानता है। मतलब एक एक्टिव मानसिक कार्यक्षेत्र जिसे वो खुद सक्रिय रूप से मैनेज करता है, बिल्कुल हमारे दिमाग जैसा। अच्छा, ये एक्टिव मैनेजमेंट वाली बात काफी दिलचस्प लग रही है। ये करता कैसे है? क्या ये हमारे दिमाग की किसी प्रोसेस से इंस्पायर्ड है? हाँ, ये असल में मानवीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया रेट्रोस्पेक्टिव कंसोलिडेशन से प्रेरित है। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा दिमाग पीछे मुड़कर देखता है, अपने अनुभवों को समझता है, जरूरी जानकारी को सहेजता है और जो गैर जरूरी डिटेल्स हैं उन्हें धीरे धीरे या तो धुंधला कर देता है या हटा देता है। एजेंट फोल्ड में जो मुख्य इनोवेशन है वो एक सीखी हुई स्किल है जिसे रिसर्चर्स फोल्डिंग कहते हैं। हिंदी में इसे समेटना या संक्षेपण कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ समराइजेशन से कहीं ज्यादा गहरा है। फोल्डिंग सुनने में तो आसान सा शब्द है, लेकिन आप कह रहे हैं ये
साधारण समराइजेशन नहीं है। तो ये है क्या फिर? आपने कहा ये 2 भाग वाली प्रक्रिया है ना? पहला कदम क्या होता है इसमें? हाँ, ये 2 हिस्सों में काम करती है। पहला भाग है ग्रैन्युलर कंडेंसेशन, मतलब बारीक संक्षेपण। हर स्टेप के बाद एजेंट फोल्ड रॉ डिटेल्ड आउटपुट लेता है। जैसे मान लीजिए एजेंट ने किसी लिंक पर क्लिक किया और पूरा का पूरा वेब पेज उसके सामने आ गया। वो उस पूरे वेब पेज को लेता है और उसे एक छोटा लेकिन मतलब वाले सारांश में कंडेंस करता है, छोटा कर देता है। अच्छा, जैसे हम किसी किताब को पढ़ते हुए साइड में मार्जिन में छोटा सा नोट बना लेते हैं, जैसे अरे वाह, इस पेज पर एक अच्छी फ्लाइट का ऑप्शन मिला, या यहाँ इस पैराग्राफ में मेन आर्ग्यूमेंट है, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा। ये जरूरी जानकारी को, उसकी बारीकियों को तो रख लेता है, लेकिन जो फालतू का शोर है, जैसे वेब पेज का पूरा HTML कोड या विज्ञापन वगैरह, उसे हटा देता है। इससे जरूरी डिटेल खोती नहीं है। ठीक है, ये वाला हिस्सा समझ आया। ये तो लॉजिकल लगता है। और दूसरा भाग आपने कहा था वो और भी ज्यादा क्लेवर है। हाँ, दूसरा भाग है डीप कंसोलिडेशन, गहरा समीकरण। और ये वाकई बहुत स्मार्ट है। जरा सोचिए, मान लीजिए एजेंट ने किसी खास जानकारी को खोजने के लिए एक वेबसाइट खंगालने में 10 स्टेप्स लगा दिए हैं। कई लिंक्स क्लिक किए, पेज पढ़े, लेकिन अंत में उसे पता चला कि वो जानकारी वहां है ही नहीं, वो रास्ता बंद है, एक डेड एंड है। हाँ, ये तो होता है। रिसर्च करते वक्त या कुछ खोजते वक्त ऐसा अक्सर होता है। हम कई रास्तों पर जाते हैं जो कहीं नहीं ले जाते। बिल्कुल। अब एक सामान्य रिएक्ट एजेंट क्या करेगा? वो उन सभी 10 के 10 असफल स्टेप्स का पूरा कच्चा चिट्ठा अपनी मेमोरी में भर कर रखेगा। सोचिए, 10 स्टेप्स की वो पूरी डिटेल जो अब किसी काम की नहीं है, वो भी मेमोरी में पड़ी है, जगह घेर रही है, शोर मचा रही है। तो एजेंट फोल्ड यहाँ क्या अलग करता है? एजेंट फोल्ड ये पहचान लेता है कि ये पूरा सब टास्क, मतलब उस खास वेबसाइट पर जानकारी खोजना, अब खत्म हो चुका है और असफल रहा है। इसलिए उसकी जो डिटेल्ड प्रोसेस थी वो अब उतनी जरूरी नहीं रही। तो वो क्या करता है? वो उन 10 के 10 स्टेप्स को एक सिंगल हाई लेवल इनसाइट में फोल्ड कर देता है, मतलब समेट देता है। कोई उदाहरण है इसका? कैसे करेगा वो? हाँ, पेपर में एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए एजेंट GPS कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा था और उसने स्टेप 6 से 16 तक कई कोशिशें की, पर वो फेल हो गया। तो एजेंट फोल्ड इन सारे 10 स्टेप्स की लंबी चौड़ी कहानी को हटा देगा और उसकी जगह सिर्फ एक लाइन का निचोड़ लिख देगा, कुछ ऐसा: स्टेप 6 से 16 ने कंफर्म किया कि सीधे GPS कोऑर्डिनेट्स ढूंढना एक बंद गली है, नई स्ट्रेटजी चाहिए। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो ये ना सिर्फ मेमोरी बचा रहा है, ये तो असल में अपनी गलतियों से सीख रहा है। ये बेकार के इतिहास को हटा रहा है और अपनी मेंटल स्पेस को आगे के काम के लिए खाली कर रहा है। ये वाकई हमारे सीखने के तरीके जैसा है। जब हम किसी रास्ते पे जाकर देखते हैं कि वो बंद है, तो हम उस पूरे अनुभव को एक सबक में बदल लेते हैं, है ना? न कि उस रास्ते के हर मोड़ को याद रखते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रोसेस से एक बहुत ही बढ़िया 2 भाग वाला मेमोरी सिस्टम बनता है। 2 भाग वाला मेमोरी सिस्टम, वो कैसे काम करता है, जरा समझाएंगे? हाँ, तो पहला हिस्सा है मल्टी स्केल स्टेट समरीज। मल्टी स्केल स्टेट समरीज, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक साफ सुथरी क्यूरेटेड लॉन्ग टर्म नोट्स की एक डायरी हो। इसमें वो सारे फोल्ड किए हुए यानी समेटे हुए सारांश होते हैं जो एजेंट ने पिछले सब टास्क से निकाले हैं। और ये मल्टी स्केल होते हैं, मतलब कुछ सारांश बहुत छोटे हो सकते हैं, जबकि कुछ जिनमें ज्यादा जरूरी जानकारी है वो थोड़े डिटेल्ड हो सकते हैं। अच्छा, तो ये एजेंट की लॉन्ग टर्म मेमोरी या एक रेफरेंस लाइब्रेरी जैसा हो गया। ठीक है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है लेटेस्ट इंटरैक्शन। लेटेस्ट इंटरैक्शन ये बिल्कुल अभी जो काम चल रहा है उसके लिए गंदा हाई डिटेल वाला स्क्रैच पैड है, रफ वर्क एरिया। इसमें सबसे ताजी सोच, सबसे ताजा एक्शन और सबसे ताजा ऑब्जर्वेशन का पूरा, मतलब कच्चा चिट्ठा होता है, पूरी डिटेल के साथ। हाँ। तो ये एआई के लिए ऐसा हो गया जैसे एक तरफ तो साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च जर्नल रखी हो, वो मल्टी स्केल समरीज, और दूसरी तरफ एक वर्किंग व्हाइट बोर्ड हो जिस पर अभी काम चल रहा है, थोड़ी गंदगी भी है, लेटेस्ट इंटरैक्शन। पूरे ये संतुलन तो सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है। हाँ, इससे होता क्या है कि एजेंट को करंट काम पर फोकस करने के लिए जरूरी बारीक डिटेल भी मिल जाती है और साथ ही लंबी अवधि की योजना बनाने या पिछले सबकों को याद करने के लिए साफ सुथरा छोटा किया हुआ पिछला रिकॉर्ड भी मौजूद रहता है। ये सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये तरीका वाकई काम करता है? मतलब क्या ये सिर्फ थ्योरी में अच्छा है या इसके असल में सबूत हैं कि ये बेहतर है? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसके जो नतीजे आए हैं
वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बताइए बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, जो एजेंट फोल्ड 30B मॉडल है, ये खास तौर पे क्वेन 30B A30B मॉडल है, जिसमें 30 बिलियन पैरामीटर्स हैं। इसने लगातार उन मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन किया या उनकी बराबरी की जो साइज में इससे 20 गुना से भी ज्यादा बड़े हैं। क्या 20 गुना बड़े मॉडल से? ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। किन बड़े मॉडल्स की बात कर रहे हैं हम? उदाहरण के लिए, इसने 671 बिलियन पैरामीटर वाले DeepSeek V3.1 671B A37B जैसे मॉडल और 355 बिलियन पैरामीटर वाले GLM 4.5 355B A32B जैसे बड़े जाने-माने मॉडल्स को जटिल वेब ब्राउजिंग और रिसर्च जैसे मुश्किल कामों में पीछे छोड़ दिया। ये तो वाकई जबरदस्त है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ पैरामीटर बढ़ाते जाना ही सोल्यूशन नहीं है। और क्या कुछ खास बेंचमार्क स्कोर्स हैं जिनसे इसकी काबिलियत का और अंदाजा लगे? हाँ, रिसर्च पेपर में कई बेंचमार्क्स पर स्कोर दिए गए हैं। जैसे वेब ब्राउजिंग पर आधारित एक बेंचमार्क है ब्राउजिनकॉम्प, उस पर इसने 36.2% स्कोर किया। और इसी का एक चीनी भाषा वाला वर्जन है ब्राउजिनकॉम्प्स ZH, उस पर 47.3%। वाइट सर्च नाम का एक और मुश्किल वेब टास्क है, उस पर 62.1%। और खासकर गाया, जो कि एक बहुत मुश्किल जनरल AI एजेंट का बेंचमार्क माना जाता है, उस पर इसने 67.0% स्कोर किया। ये गाया स्कोर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये तो ओपन AI के O4 मिनी जैसे प्रमुख कमर्शियल एजेंटों के प्रदर्शन से भी बेहतर है। ये सच है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई आर्किटेक्चरल एफिशिएंसी का, मतलब बनावट की कुशलता का एक बेहतरीन नमूना है। ये साफ दिखाता है कि हमेशा बस बड़े मॉडल बनाना ही जरूरी नहीं है। स्मार्ट तरीके से मेमोरी को मैनेज करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये स्मार्टर नॉट बिगर वाली बात का जीता जागता सबूत है। बड़ा नहीं, बेहतर बनो। और एफिशिएंसी की बात करें तो आपने कहा था मेमोरी बचती है, इसका कोई आंकड़ा है? कितना फर्क पड़ता है? हाँ, और वो आंकड़ा भी बहुत कह सकते हैं ड्रामेटिक है। फोल्डिंग की वजह से एजेंट फोल्ड की मेमोरी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। रिसर्च पेपर में एक ग्राफ है जो एक स्टैंडर्ड रिएक्ट एजेंट और एजेंट फोल्ड की कॉन्टेक्स्ट लेंथ की तुलना करता है, जैसे जैसे टास्क लंबा होता जाता है। और क्या दिखाता है वो ग्राफ? कितना अंतर है दोनों में? 100 स्टेप्स के बाद एक स्टैंडर्ड रिएक्ट एजेंट का कॉन्टेक्स्ट यानी उसकी वर्किंग मेमोरी का साइज 90,000 टोकन से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन एजेंट फोल्ड का उसी 100 स्टेप्स के बाद सिर्फ 7,000 टोकन के आसपास। 1 मिनट 90,000 के मुकाबले सिर्फ 7,000। ये तो 91-92% की कमी हुई। ये तो जबरदस्त है। हाँ, लगभग 92% की कमी। और इसका सीधा मतलब है कंप्यूटेशन पावर की भारी बचत और साथ ही लागत में भी भारी कमी। पेपर में अनुमान लगाया गया है कि हर इंस्टेंस पर करीब 7 GB मेमोरी की बचत होती है। और इससे भी ज्यादा जरूरी शायद ये है कि क्या ये एफिशिएंसी लंबे कामों पर बनी रहती है? क्योंकि असली चुनौती तो वहीं आती है ना, जब टास्क बहुत लंबा हो जाए। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लंबे कामों पर एजेंट फोल्ड का प्रदर्शन कम नहीं होता, बल्कि ये असल में बेहतर होता जाता है। ये उन कामों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है जिनमें सैकड़ों स्टेप्स की जरूरत होती है। पेपर में 500 स्टेप्स तक के टास्क का जिक्र है। ये क्षमता ज्यादातर मौजूदा एजेंट्स की पहुंच से कहीं आगे है। क्या इसका भी कोई सबूत है? कोई तुलना? हाँ, पेपर में एक और ग्राफ है, स्केलिंग ग्राफ। उसमें साफ दिखता है कि एजेंट फोल्ड 256 टर्न के बाद भी लगातार इंप्रूव कर रहा है, उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। जबकि GLM 4.5 जैसा एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली मॉडल भी 64 टर्न के बाद ही लड़खड़ाने लगता है और फेल हो जाता है। तो ये न सिर्फ शुरुआत में अच्छा है, बल्कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये तो उसी समस्या का सीधा समाधान लग रहा है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरू में किया था कि AI अक्सर जटिल लंबे कामों पर उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और एक और बात जो इसकी मजबूती दिखाती है, जैसा हमने पहले कहा था, एजेंट फोल्ड का कॉन्टेक्स्ट हमेशा सिर्फ बढ़ता ही नहीं रहता। जब वो किसी असफल सबटास्क को डीप कंसोलिडेशन के जरिए समेटता है तो कॉन्टेक्स्ट का आकार असल में कम भी हो सकता है, सिकुड़ सकता है। ये इसे और भी ज्यादा कुशल और फोकस बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारी तकनीकी बातें, ये कमाल के नतीजे, इनका असल मतलब क्या है? ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, इसका मतलब बहुत बड़ा है। एजेंट फोल्ड AI की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी मुश्किलों में से एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल समाधान पेश करता है। वो मुश्किल है AI की लंबे समय तक लगातार याद रखने और तर्क करने में असमर्थता। ये उस भुलक्कड़पन का इलाज है जो AI को जटिल कामों में अक्सर रोक देता है। तो एक ऐसा एजेंट बनाकर जो एक्टिवली अपनी ही सोचने की प्रक्रिया को मैनेज करता है, अपनी मेमोरी को साफ सुथरा रखता है।
शोधकर्ताओं ने एआई में ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता और रोबस्टनेस यानी मजबूती का एक नया लेवल खोल दिया है। इसका मतलब है ऐसे एआई जो ज्यादा भरोसे के साथ लंबे और जटिल काम कर सकते हैं, शायद बिना इंसान के लगातार दखल के। और ये स्मार्टर नॉट बिगर वाला जो नजरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हमें हमेशा और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा महंगे मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। बेहतर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से भी शक्तिशाली एआई बनाना संभव है, जो उन्हें ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। इससे शायद छोटे हार्डवेयर पर भी ज़्यादा काबिल एआई चलाना मुमकिन हो सकेगा। तो ये एक तरह से भविष्य के एआई एजेंट्स के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है, एक नया खाका है। हम उन एआई असिस्टेंट से आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें लगातार हमारी निगरानी और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और ऐसे सचमुच ऑटोनॉमस एजेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं जो भविष्य के जटिल, शायद कई दिनों तक चलने वाले रिसर्च, प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों से निपट सकेंगे। ये वाकई काफ़ी रोमांचक लग रहा है। बिल्कुल, ये भविष्य में एआई के इस्तेमाल के तरीकों को बदल सकता है, उन्हें सिर्फ एक सहायक से ज़्यादा एक असली सहयोगी बना सकता है। तो अगर हमें आज की इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो मुख्य बात यह है, एजेंटफोल्ड का मानव प्रेरित एक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ एक चालाक इंजीनियरिंग ट्रिक नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा कुशल एआई एजेंट बनाने की दिशा में एक बहुत ज़रूरी वैचारिक कदम है। ये दिखाता है कि एआई के डिज़ाइन में दिमाग की प्रेरणा से थोड़ी सी स्मार्टनेस डालना कितने बड़े नतीजे दे सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एजेंटफोल्ड ने ये फोल्डिंग करना सीखा कैसे? उसने ये खास तौर पर तैयार किए गए ट्रेनिंग डेटा पर सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एसएफटी के जरिए सीखा। मतलब उसे अच्छे उदाहरण दिखाकर सिखाया गया कि देखो ऐसे फोल्ड करना है। लेकिन पेपर में भविष्य के काम के तौर पर एक और बहुत दिलचस्प संभावना का जिक्र है। अच्छा, वो क्या है? वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करना। आरएल में एजेंट को सीधे उदाहरण नहीं दिखाए जाते, उसे किसी काम में सफलता के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है और वो खुद ट्रायल एंड एरर से सीखता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर सीखते हैं। तो सोचिए क्या होगा जब एजेंट फोल्ड को सीधे टास्क सक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज किया जाए। क्या वो खुद से अपने दम पर ऐसी फोल्डिंग स्ट्रैटेजीज खोज पाएगा जो इंसानों द्वारा डिजाइन की गई स्ट्रैटेजीज से भी बेहतर हो? ये एक खुला सवाल है और इसका जवाब एआई की क्षमताओं को शायद और भी आगे ले जा सकता है।